हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना अगला क्लास करेंगे। हम लोग अभी तक जो क्लास कर चुके हैं वो हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज पर CIMA, ये क्या होता है? सीमा नहीं भैया, सीमा नहीं, CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ये एक डेफिनेशन दिया है इन्वेंट्री कंट्रोल का। आज हम लोग का चैप्टर क्या है? इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है, तो CIMA सीमा, ठीक है, वो एक डेफिनेशन दिया है इन्वेंटरी कंट्रोल का। एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, दिया है द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग that sufficient goods are retained in stock to meet all requirements है ना, without carrying unnecessarily large stocks। क्या है समझना ध्यान से। द फंक्शन, तो इससे क्या समझ में आया? इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है भैया? एक फंक्शन है, एक काम है, एक फंक्शन है ऑफ, किस चीज का काम है? इंश्योरिंग। ये इंश्योर करने का काम है। क्या इंश्योर करने का काम है? दैट सफिशिएंट गुड्स, मतलब सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन इन स्टॉक। हम लोगों के स्टॉक्स में, हम लोगों का जो स्टोर है, हम लोगों का जहाँ पे हम लोग जो अभी हम लोग मटेरियल रिसिप्ट वाला इससे पिछला वीडियो किए थे, उसमें हम लोग पढ़े थे स्टोर है तो है हम लोगों का। तो स्टोर में हम लोगों का सफिशिएंट गुड्स हो। क्या हो? सफिशिएंट गुड्स हो टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। किस लिए सफिशिएंट गुड्स हो भैया? टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट, हम लोगों को जितना चाहिए, हम लोगों को जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना मेरे पास हो, विदाउट, बिना किसी कैरिंग अननेसेसरी लार्ज स्टॉक। मतलब मेरे को 10 पीस चाहिए, मेरे पास 50 पीस रखा हुआ है, क्या फायदा? मेरे को एक महीना में 10 ही पीस चाहिए, हम एक महीना के लिए 50 पीस ला के रखे, फायदा है क्या? नहीं, 40 पीस बेकार हो जाएगा। या फिर मेरे को 10 पीस चाहिए, हम एक पीस ला के रखे, तो भैया मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा ना। तो मेरे को 10 पीस चाहिए, 10 पीस लाने का काम जो इंश्योर करता है उसको हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोले? हम लोगों को 10 पीस चाहिए, हम लोगों को 10 पीस सही टाइम पे मिल जाए, इसको जो इंश्योर करता है, उस फंक्शन को हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल। समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं इसका। बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू मेक अ बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट स्टॉक एंड ओवर स्टॉक। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बैलेंस, लिख लेना, मेक बैलेंस बिटवीन सफिशिएंट एंड ओवर स्टॉक। मतलब
ना मेरे पास कम स्टॉक हो ना मेरे पास ज्यादा स्टॉक हो, इसके बीच में जो बैलेंस बनाता है ना, ये होता है इन्वेंट्री कंट्रोल। ये कौन होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना एक एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल इज मच इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सब बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, और भी है कि भैया ये क्यों, मैंने इससे क्या प्रॉब्लम होगा, इससे क्या प्रॉब्लम होगा हम लोगों का अगर कम होता है, हम लोगों का अगर स्टॉक्स कम हो जाता है, हम लोगों के पास अगर माल मटेरियल कम होगा, हम लोगों के पास अगर स्टॉक्स कम हो जाता है, क्या होगा? कम हो जाएगा, रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, रॉ मटेरियल कम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? कम हो जाता है। तो क्या होगा? हम लोगों का जो फ्लो है, हम लोगों का जो प्रोडक्शन फ्लो है वो टूट जाएगा। प्रोडक्शन फ्लो है वो टूट जाएगा। प्रोडक्शन फ्लो किसको बोलते हैं? हम लोग जो बना रहे हैं, सामान हम लोग बना रहे हैं ना, वो बनना रुक जाएगा। मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन हम लोग शू मेकिंग कंपनी है, हम लोग क्या बनाते हैं? जूता बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का डिपार्टमेंट होगा अलग अलग। एक लेदर काटता होगा, ठीक है, एक लेदर काटता होगा, एक लेदर को शेप में लाता होगा, है ना, एक लेदर को शेप में लाता होगा, एक सिलाई करता होगा, सिलाई को क्या बोलते हैं, जो भी है लिख लो, सिलाई करता होगा। और क्या करता है? कोई साइज डिसाइड करता होगा, जो भी है उसके बाद जो काम होता है वो करता होगा। अब लेट से हम लोगों के पास ना लेदर का स्टॉक ही नहीं है, हम लोगों के पास लेदर का स्टॉक बचा ही नहीं, अंडर स्टॉक था मेरे पास। ठीक है, लेदर है ही नहीं, लेदर है ही नहीं, पता ही नहीं है किसी को लेदर नहीं है। तो लेदर अगर नहीं होगा तो लेदर भैया लेदर कटेगा नहीं, लेदर कटेगा नहीं तो शेप में नहीं आएगा, शेप में नहीं आएगा तो सिलाई नहीं होगा, सिलाई नहीं होगा तो आगे काम नहीं होगा, तो पूरा जो प्रोडक्शन फ्लो है वो बंद हो जाएगा। पूरा प्रोडक्शन फ्लो क्या होगा? बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन फ्लो बंद होने से हम लोगों का जो रेवेन्यू तो कम होगा ही, सेल तो नहीं होगा, वो होगा ही, साथ में एक कंपनी का ना गुडविल खराब होता है, एक कंपनी का गुडविल खराब हो जाता है। इसीलिए ये इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और साथ में, और अगर ओवर स्टॉक हो जाता है, और अगर ओवर स्टॉक हो जाता है, ठीक है, तुम बोल रहा है भैया, आप बोले ना कम हो जाएगा, हम 50 पीस भर लेंगे, मेरे को 10 पीस चाहिए, हम 50 पीस भर लेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, आप करते रहिए काम, कितना काम करें, तो फिर क्या होगा? वो खराब होने का डर रहता है, वो खराब हो जाएगा ना, लेदर खराब हो जाएगा, या फिर चूहा कुतर देगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऑब्सोलेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा लाना भी प्रॉब्लम है, कम लाना भी प्रॉब्लम है। तो मेंटेन करना, इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा आर्ट है बाबू, बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल से हम लोग वो आर्ट सीखेंगे। ठीक है, चलो, अच्छा, चलो, इन्वेंट्री कंट्रोल को 4 भागों में बांटा गया। क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल को 1 2 3 4 कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला, बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव लेवल बनाएंगे, भैया मेरे को कितना ज्यादा कितना होगा, कम कितना होगा, मैंने मेरे को पहले से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इतना ज्यादा, इससे ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा, इससे कम हुआ तो कम हो जाएगा, हमको इसके बीच में रहना है। तो ये जो लेवल तय करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। ठीक है, दूसरा होता है रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। अगला होता है यूजिंग रेशियो एनालिसिस। अगला होता है फिजिकल कंट्रोल। है ना, ये 4 भाग में इन्वेंटरी कंट्रोल को बांटा हुआ है। इस क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ना ये वाला देखेंगे, बाय सेटिंग ऑफ क्वांटिटेटिव लेवल्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये वाला देखेंगे। ये जब इवेंचुअली हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे सबको देखेंगे, जब सब आएगा तो इसके बारे में सबको हम बताएंगे बहुत डिटेल्ड में।
ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, चलो अगर कहीं भी लगता है कि वीडियो में बहुत जल्दी हम वो बोर्ड को मिटा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलो अच्छा, तो हम लोग करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे भैया? बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। ठीक है, सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दूसरा होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। तीसरा होता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, है ना। अगला है रीऑर्डर क्वांटिटी। चौथा है रीऑर्डर क्वांटिटी। पांचवा है एवरेज स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल। छठा है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल। सातवां है बफर स्टॉक। ठीक है, ये हम लोगों का लेवल्स ऑफ स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक को कैसे मेंटेन कैसे कंट्रोल करेंगे वो इस 6 स्टॉक लेवल से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक छोटा छोटा स्नैप अभी देख लो, इसको हम लोग जब एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैक्सिमम लेवल क्या होता है। हाउ मच, यहां लिखा हुआ है अप टू हाउ मच टू स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? अप टू हाउ मच टू स्टॉक। क्या होता है? मतलब भैया कितना, मैक्सिमम कितना हम लोग रख सकते हैं अपने पास। मतलब अगर मेरे को 10 पीस का जरूरत है तो हम कितना मैक्सिमम रख सकते हैं? 12 पीस, 15 पीस। ठीक है, कितना ज्यादा रख सकते हैं। इससे ज्यादा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा जाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउ, अप टू हाउ मच, कितना तक रख सकते हैं। दूसरा एटलीस्ट हाउ मच। क्या है? एटलीस्ट हाउ मच, एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक। एटलीस्ट कितना रखना है? एटलीस्ट कम से कम इतना रखना चाहिए। इससे कम जाएगा ना प्रॉब्लम है, इससे कम अगर गया तो प्रॉब्लम है। क्या है? एटलीस्ट कितना रहना चाहिए? एटलीस्ट रहना चाहिए इतना। जितना भी रहेगा हम लोग जाएंगे तो एटलीस्ट जितना रहना चाहिए, कम से कम इतना रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम स्टॉक। मैक्सिमम, जो कि भैया इससे ज्यादा नहीं हो सकता है तो मैक्सिमम, इससे कम नहीं हो सकता है मिनिमम। ठीक है, अगला रीऑर्डर। रीऑर्डर का मतलब फिर से, व्हेन टू ऑर्डर। कब? व्हेन टू ऑर्डर, भैया कि कब करेंगे ऑर्डर, अगला ऑर्डर कब करेंगे। ठीक है, अच्छा, रीऑर्डर स्टॉक लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में बस इतना ही फर्क है, हाउ मच टू ऑर्डर। इसमें क्या था? व्हेन टू ऑर्डर। क्या है? व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। इसमें क्या है? हाउ मच टू ऑर्डर। पहले क्या था? कब करेंगे भैया, इसमें क्या है? कितना करेंगे। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल में क्या है? कब करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी में कितना करना है। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच को हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल बोलते हैं। इसी को हम लोग नॉर्मल स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक नॉर्मली केप्ट।
मतलब भैया नॉर्मल, मतलब इतना ये नॉर्मल है, ये रहता है हर टाइम, ठीक है। डेंजर भैया इस ये मतलब मिनिमम से अगर कम गया, मिनिमम से कम गया चलेगा, थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट। पर ये जो है ना, ये एडजस्ट के बाहर चला गया भैया, इससे ज्यादा हम प्यार नहीं निभा सकते तुमसे, बस एडजस्टमेंट खत्म। तो एडजस्ट लेवल से खत्म, तो ये है एडजस्टमेंट का लास्ट हद, कि भैया इस हद से नीचे अब हम लोग नहीं जा सकते, इस हद से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। मिनिमम हम इतना तक रखे थे, ठीक है, तुम बोला चलो ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे झुक गए, पर अब इससे ज्यादा हम नहीं झुक सकते, अब मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मानेगा, तो स्टॉक भी नहीं मानेगा, डेंजर लेवल इससे नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, मतलब भैया इससे ज्यादा केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, सॉरी, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है? सडन डिमांड, टू मीट सडन डिमांड। अब ध्यान से समझना, डेंजर स्टॉक और बफर स्टॉक में अंतर होता है। डेंजर क्या होता है? हम अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं गिरा सकते भैया, ठीक है, ये हुआ डेंजर लेवल, ठीक है। लेकिन सडन कोई अगर आ गया, सडन मेरी जिंदगी में कोई आ गया, बाहर खिल गया, ठीक है, तो जब मेरे को एक्स्ट्रा प्यार रखना पड़ता ना अलग से, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्यार है, ये एक्स्ट्रा स्टॉक है जो कि बाद में निकलता है। अगर कोई सडन कोई आया, कोई सडन मेरे लाइफ में आया, सडन कोई ऑर्डर आया मेरे पास, सडन कोई ऑर्डर आया, तो उस सडन ऑर्डर को मीट करने के लिए, सडन ऑर्डर को मीट करने के लिए जो स्टॉक अलग से रखा रहता है उसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। डेंजर स्टॉक क्या होता है? इससे नीचे हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? मिनिमम, इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते। रीऑर्डर कब करना है? रीऑर्डर लेवल क्या होता है? कब करना है? रीऑर्डर क्वांटिटी कितना करना है? एवरेज नॉर्मल कितना रहता है? डेंजर इससे नीचे हम नहीं जा सकते, मिनिमम इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन अगर चले भी गए, मान लेते हैं एडजस्ट करने के लिए बोला, ठीक है भैया 2 दिन में आ जाएगा ऑर्डर, 2 दिन में स्टॉक भर जाएगा, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। डेंजर लेवल इससे नीचे तो नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं जाया जाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बफर स्टॉक, अगर सडन कोई आया, सडन मेरे लाइफ में कोई आया, एक्स्ट्रा प्यार, वही बफर स्टॉक एक्स्ट्रा प्यार है, एक्स्ट्रा स्टॉक है। अगर सडन डिमांड आ जाता है, मान लेते हैं अचानक से कोई बूम आ गया, अचानक से 500 पीस ऑर्डर आता था, अचानक से 1000 हो गया, तो एक्स्ट्रा जो 500 आया उसके लिए मेरे को अलग से हम बफर स्टॉक रखते हैं, ठीक है। डन, ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक एक करके एकदम डीप में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, वंस इन अ टाइम। चलो हाँ भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल? ठीक है, क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल? अप टू हाउ मच टू स्टॉक, कितना करना है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। दिया हुआ इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल विच कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम। साल में कोई भी टाइम हो, कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, हम लोग इससे ज्यादा तो भैया नहीं रख सकते, मैक्सिमम इतना ही रख सकते हैं, मैक्सिमम इतना ही रख सकते हैं, कुछ भी हो जाए तो इससे ज्यादा मेरे पास स्टॉक नहीं रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पूरे साल में कभी भी, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में इस स्टॉक लेवल से ज्यादा स्टॉक हम लोग अपने पास नहीं रख सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। Any quantity beyond this level cause extra amount of expenditure due to engagement of fund, cost of storage, obsolescence। बोल रहा है इससे ज्यादा अगर हम लोग सामान रखते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लाने का कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, फिर ऑब्सोलेंस खराब होने का डर रहेगा, वो सब का एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें इनकर होने का डर रहेगा, ठीक है।
तो अगर बियॉन्ड जाते इसके तो क्या होगा भैया, मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा। इसीलिए हम लोग इसके इसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका रीऑर्डर लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल को ना ROL बोलते हैं। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल ROL प्लस, ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी। आगे तुम लोग ना EOQ पढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अगला माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो क्या हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला हुआ ROL प्लस ROQ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मतलब हम लोग, मेरे पास जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी, उसको जोड़ देंगे, उसमें से मिनिमम कंजम्पशन जो होगा उसके साथ मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है, मिनिमम कंजम्पशन मेरा अगर कुछ भी नहीं होगा, सबसे कम हुआ तो कितना यूज होगा, सबसे कम मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी अगर ऑर्डर नहीं भी है ना तो इतना खर्चा तो मेरा हो रहा है, ऑर्डर बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है, तो भी मेरा मिनिमम कंजम्पशन इतना हो ही रहा है हर दिन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब एक रीऑर्डर करने में, अगर हम रीऑर्डर करते हैं ना तो एक प्रोसेस से गुजरना होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं परचेसिंग प्रोसीड्यूर में, तो रीऑर्डर करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर से जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो भैया मिनिमम कितना दिन लगेगा, मिनिमम इससे कम दिन में तो नहीं आ सकता है। अगर हम लोग बहुत फास्ट काम किया फिर भी 2 दिन लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मतलब बहुत फास्ट, अगर सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन से जाएंगे फिर भी इतना टाइम तो लग ही जाएगा। ठीक है, मोदी जी का बुलेट ट्रेन में अगर बैठ जाएंगे फिर भी 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन हम लोग को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सम्स आगे करेंगे हम लोग। अगला दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है भैया, मिनिमम स्टॉक लेवल, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड ऑफ एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री। क्या बोल रहा भैया, ये मिनिमम स्टॉक है, क्या है, लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टोरेज स्टॉक, मटेरियल स्टॉक। मतलब भैया इससे नीचे तुम नहीं जा सकता है, तुम्हारा जितना शर्म लिहाज है इतना ही रखो, इससे नीचे मत जाओ। ठीक है, मतलब इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, इस स्टॉक लेवल के नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक ये है। क्लियर, इससे क्या होगा, इससे नीचे अगर गए ना तो मेरा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन टूट जाएगा, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन नष्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन अभी हम समझाए, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर गुडविल पे हैम्पर पे, गुडविल पे हैम्परिंग होगा, तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो कम से कम इतना लेवल अपने हाथ में हरदम रखेंगे, इतना स्टॉक अपने हाथ में हरदम रखेंगे। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या बोले, एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड ROL। मिनिमम स्टॉक लेवल
जितना मेरा ROL होगा उससे एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ये एवरेज कंजम्पशन रेट मतलब, अच्छा अगर सम्स में कहीं नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है तो वही एवरेज है, नॉर्मल ही एवरेज है, एवरेज ही नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल कंजम्पशन रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, मतलब अगर सब कुछ प्रोसेस सही रहा तो 5-6 दिन में मेरा सामान आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक दोनों समझ में आ गया, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला लिख लिया, लिख लो एक बार देख के लिख लो, चाहो तो इसको पॉज कर दो फिर इसको उतार लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दोनों में ना दो वर्ड देखे, क्या देखे, दो वर्ड देखे, ROL और ROQ, ठीक है। अभी हम लोग यही दो वर्ड के बारे में देखेंगे। ROL रीऑर्डर स्टॉक लेवल, दिस लेवल लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल इन सच अ वे, ध्यान से समझना, ये इसको मिटा देते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल ध्यान से समझना। हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में उस स्टॉक लेवल को खोजते हैं, उस स्टॉक लेवल को खोजते हैं। लेट्स से मेरे पास आज के डेट में 50 पीस किसी चीज़ का, जो भी सामान हम बना रहे हैं 50 पीस हमको ज़रूरत है, 50 पीस हमको ज़रूरत है, और अभी मेरे पास 60 पीस पड़ा हुआ है। कितना पीस पड़ा हुआ है, 60 पीस पड़ा हुआ है। मेरे को 50 का ज़रूरत है, नीड है, स्टॉक है। कितना का ज़रूरत है, 50 पीस, रखा कितना है, 60 पीस। अब समझना, ये 60 पीस अगर हम लोग 10 पीस कमते कमते, अगर ये 10 पीस जब तक कमेगा तब तक अगर हम लोग ऑर्डर नहीं देते हैं, ऑर्डर हम लोग नहीं देते हैं, तो भैया अभी हम लोग देखते हैं ना, टाइम लगेगा ना। ऑर्डर जब देंगे उसको लाने में टाइम लगेगा ना, ऑर्डर आने में भी तो टाइम लगता है, आने में ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एवरेज पीरियड लगेगा ना, टाइम लगेगा 2 दिन 4 दिन, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से ऑर्डर देंगे, इस टाइम पे ऑर्डर देंगे कि जब तक ये 60 पीस 50 पीस हो जाएगा, क्योंकि 50 से अगर नीचे गया, 60 अगर 40 हो गया ना, फिर मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है, मेरा प्रोडक्शन हैम्पर होगा। तो इस तरह से ऑर्डर देंगे कि इस टाइम पे ऑर्डर देंगे कि ये जब तक 60 से 50 होगा तब तक मेरा नया प्रोडक्ट यहाँ आ चुका होगा। क्या बोले, जब तक ये 60 से 50 हो रहा होगा मेरा, यहाँ जब अगर 50 से कम होने वाला रहेगा तब तक नया माल आ चुका होगा, ताकि जो 50 पीस का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, समझ में आया क्या बोले, ध्यान से समझना फिर से एक बार। 50 पीस का मेरे को जरूरत है, 60 पीस अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, कब ऑर्डर करेंगे, 10 अभी अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो भैया अगर मेरा यहाँ से यहाँ आने में भी तो कुछ दिन लगेगा ना, तो उस दिन को कवर करने के लिए मेरे पास सामान है कि नहीं वो देखेंगे, कि मेरे पास कि जितना दिन यहाँ तक आएगा मेरा ये स्टॉक इससे कम ना होना चाहिए, नीड से कम नहीं होना चाहिए मेरा स्टॉक। अगर नीड से कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन में हैम्पर होगा। दैट्स वाई हमको ऑर्डर का टाइम जानना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया ना ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है। चलो, इसका फॉर्मूला होता है, ROL का फॉर्मूला होता है मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स रीऑर्डर, मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स रीऑर्डर पीरियड। तो जितना मेरे पास मैक्स कंजम्पशन होगा और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ROL में ROL निकल जाएगा, ठीक है। और एक अल्टरनेटिव वे होता है,
मिनिमम स्टॉक लेवल, अगर हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल के थ्रू जाए, मिनिमम स्टॉक लेवल के थ्रू जाए तो ये तो मैक्स के थ्रू गए ना, ये मल्टीप्लाई है बीच में। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मेरा जो मिनिमम स्टॉक लेवल है, ठीक है, प्लस मेरा जो एवरेज कंजम्पशन है, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये दूसरा, ये अल्टरनेटिव वे है। और ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, दोनों उतार लेना। अगर मैक्सिमम दिया रहे तो इस फॉर्मूला से जाएंगे, मिनिमम दिया रहे तो इस फॉर्मूला से जाएंगे, ठीक है। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, प्लीज कमेंट करो, हम कमेंट में आप लोगों को आंसर देने के लिए बैठे ही हुए हैं, ठीक है। अगला है ROQ। अच्छा, स्टॉक लेवल पूरा खत्म कर लेता है, ROQ में फिर जाते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल, अच्छा एवरेज आते हैं, एवरेज, एवरेज क्या होता है भैया? नॉर्मल जो मेरे को हर समय ये रहता ही है, ये रखना ही पड़ता है। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज नॉर्मली हेल्ड स्टॉक ओवर अ पीरियड। मतलब एक नॉर्मल जितना दिन मेरा बिजनेस चल रहा है उसका नॉर्मल डेज में इतना तो स्टॉक रहता ही है, इसको हम लोग नॉर्मल स्टॉक लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज का मतलब सीधा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैक्स प्लस मीन बाय 2, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये होता है, ठीक है, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला जो एवरेज निकालता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो समझना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्स स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मतलब हम लोग का जो रीऑर्डर क्वांटिटी निकलेगा ना उसका हाफ करके मेरा जो मैक्स स्टॉक लेवल होगा उसको जोड़ देंगे तो मेरा एवरेज स्टॉक लेवल निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगला डेंजर लेवल। क्या है? डेंजर। क्या है भैया? डेंजर। डेंजर, डेंजर मतलब इससे नीचे नहीं जा सकते भैया, ये तो लास्ट है, इसके बाद तुम डूबिए जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। यहां समझना, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज दिया हुआ, मतलब क्या होता है भैया कि भैया अगर इमरजेंसी में मेरे को परचेज करना पड़ा, इमरजेंसी में परचेज करना पड़ेगा तो भैया कितना जल्दी आ सकता है सामान मेरे को, जब जल्दी जब देखेंगे खत्म हो रहा है ना, जितना जल्दी आ सके 10,000 10,000 20,000 रुपया दे देंगे, लेकिन कितना जल्दी आ सकता है, कितना भी जल्दी आए, प्लेन को भी आने में टाइम लगता है, बुलेट ट्रेन को भी आने में टाइम तो लगेगा ना, तो वो जो टाइम लगता है उसको हम लोग लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज बोलते हैं, ठीक है। डेंजर लेवल हो गया। चलो, और बफर स्टॉक तो बता ही दिया, अगर इमरजेंसी में मेरे पास कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। अच्छा, अब आते हैं ROQ या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर विच
परचेज रिक्विजिशन इज मेड। अगर तुम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, मैंने बताया था परचेजिंग प्रोसीड्योर ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें मैंने बोला था कि भैया परचेज करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को क्या भेजता है, एक परचेज रिक्विजिशन नोट भेजता है कि भैया सामान खरीदो। तो रीऑर्डर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होता है जितना के लिए वो परचेज रिक्विजिशन भेजा जाता है। ठीक है, चलो। While setting the quantity be reorder, consider is given the maintenance of minimum stock level, reorder level, minimum delivery। सब कुछ जब भी हम लोग ROQ निकालते हैं ना, मेरे को सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, बफर कितना, इमरजेंसी कितना, ब्रिंजर कितना, सब कुछ का मेरे को ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और इसमें दो कॉस्ट बहुत वाइटल होता है, दो कॉस्ट। एक तो ऑर्डर कोई भी चीज को मेरे को ऑर्डर करने का कोई कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसीजर से घूमता है। ये जब एक प्रोसीजर से आता है ना, हर प्रोसीजर पे एक छोटा मोटा कॉस्ट आता है। तो एक एज अ होल पूरा प्रोडक्ट पे ना, एक प्रोडक्ट ऑर्डर पे मेरा एक लमसम कॉस्ट आता है। तो वो कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से लाने के बाद उसमें फिर मेरे को मेंटेनेंस करने में, स्टोरेज का, फिर अगर खराब हो गया उसके लिए, ये सब जो कॉस्ट होता है वो कैरिंग कॉस्ट होता है। तो ईओक्यू या आरओक्यू जब निकालेंगे ना, तो उसके लिए ये दो कॉस्ट कौन कौन सा कॉस्ट भैया? पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये ध्यान रखेंगे जब आरओक्यू या ईओक्यू निकालेंगे। ठीक है क्या? अच्छा, तो आरओक्यू क्या होता है? आरओक्यू हम उस लेवल को बोलते हैं जहां पे हम लोग ऑर्डर करेंगे ना, मेरा ऑर्डर होगा सीसी प्लस ओसी, मतलब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, जहां पे सबसे मिनिमम होगा वहां पे हम ऑर्डर करेंगे। मेरा जिस स्टॉक पे मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे भैया इतना पीस ऑर्डर तुम कर लो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ईओक्यू, अब ये भैया आरओक्यू तो समझ में आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला होता है इंटू द स्क्वायर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी। मतलब हेयर ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, मेरा साल का कितना कंजम्पशन है। ओ, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, और तो और मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, अच्छा, लेट्स से एक दो सम्स है, हम लोग देखते हैं। ईओक्यू पे एक दो सम्स देखेंगे, और ये जो हम लोग स्टॉक लेवल्स किए ना, इसका मैं कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, 1 या 2 दिन में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करना। इन केस अगर प्रॉब्लम होगा उसमें, तो मेरे को डीएम करना, ये व्हाट्सएप का नंबर है, मेरे को डीएम करना, मैं उसका आंसर तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ईओक्यू का 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, हम लोग को ईओक्यू फाइंड आउट करना है जबकि मेरा कंजम्पशन पर एनम, मतलब एनुअल कंजम्पशन, चलो इधर ही हम लिखते हैं, वहां क्यों लिख रहा है, समझना। मेरा एनुअल कंजम्पशन
10,000 kg दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डरिंग पर कॉस्ट ओसी मेरा 50 रुपया दिया हुआ है पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 रुपया, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 8% ऑन एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। अब समझना फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, हम लोगों को निकालना क्या है, ईओक्यू, फाइंड ईओक्यू, ईओक्यू। हम लोग ईओक्यू कैसे निकालेंगे भैया, ईओक्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2AO/C, 2 का जगह 2 लिखेंगे, ए एनुअल कंजम्पशन मेरा 10,000 kg है तो 10,000 लिखेंगे, ठीक है। मेरा एनुअल कंजम्पशन जो साल भर का मेरा कंजम्पशन है, मैं साल भर में जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम लोग 10,000 kg है, ठीक है। और 2 है तो 2 फॉर्मूला से लाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट में कितना है 50, तो पर ऑर्डर कॉस्ट 50 दे देंगे। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है जो एवरेज इन्वेंट्री पे 8% बोला है ना, तो हम लोग जो मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसका 8% निकालेंगे, ठीक है, उसका 8% निकालेंगे, 8% ऑफ ₹2। मेरा जितना भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट का जो परसेंटेज है मेरा, जो मतलब मान लेते हैं मेरा यहाँ पे दिया रहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता % तो जितना भी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरे को कैरी करने में लग रहा है ना, तो कैरिंग कॉस्ट क्या करेंगे, मेरा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का परसेंटेज निकालेंगे, जितना कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से हम लोग उसको देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम लोगों को कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर लेने के बाद इसको पहले मल्टीप्लाई करना, 2 का 8% निकालना तो वो करीब 0.16 आएगा, उसको डिवाइड करना, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन टिप देना, 2500 kg आ जाएगा, ठीक है, 2500 kg आ जाएगा ईओक्यू, ठीक है। मतलब मेरे को अगर 10,000 kg का जरूरत है तो हम एक बार में 2500 kg मंगा लेंगे, ठीक है। तो अब अगर बोलेगा भैया कितना बार मंगाना पड़ेगा, तुम लोग बोलो कितना बार मंगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10,000 kg मंगाना है, 2,500 करके मंगाएंगे, कितना बार मंगाएंगे, 10,000 kg डिवाइड बाय 2,500, 4 बार, 4 टाइम्स, साल में कितना बार मंगा रहे हैं, 4 बार। तो और टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ऑर्डर्स, एक ऑर्डर के बीच में भैया कितना दिन का टाइम लग रहा है, साल में 12 महीना होता है, 4 बार कर रहे हैं, 3 मंथ्स, मतलब 12 महीना का साल होता है, हम लोग 4 बार ऑर्डर करेंगे तो 3-3 महीना पे अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो मेरा 12 गो का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, चलो अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को डीएम करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, फिर से लिख लो 8910493262, ठीक है। चलो अगला यहाँ देखना, मेरा एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन जो है वो 5000 यूनिट है, कितना है, 5000 यूनिट्स है, और यूनिट कॉस्ट जो है, यूनिट प्राइस जो है वो ₹20 है, कितना है, ₹20 पर यूनिट है, ₹20 पर यूनिट है। ऑर्डर कॉस्ट जो है मेरा, ऑर्डर कॉस्ट है, पर ऑर्डर मेरा कॉस्ट आता है, पर ऑर्डर मेरा कॉस्ट आता है 16 रुपीज का, ₹16 का, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, अब ध्यान समझना, स्टोरेज कॉस्ट जो लगता है वो 2% लगता है पर एनम, क्या है, पर एनम, मेरा स्टोरेज कॉस्ट जो है 2% पर एनम आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है,
इंटरेस्ट रेट वो 12% है। कितना है? 12% पर एनम, है ना। और तो और ऑब्सोलेशन रेट जो है वो 6% पर एनम है। अब तुम लोग बोलोगे भैया आप तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। भैया क्वेश्चन का पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। तुम लोग सिर्फ ध्यान दो कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ का क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हम तुम लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग सिर्फ ध्यान दो कैसे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, और किसी चीज पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है? √2AO/C। अच्छा, 2 का जगह 2, ए एनुअल डिमांड कितना है भैया? 5000 यूनिट, कर दो 5000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपया पर ऑर्डर, 16 रुपया। अब कैरिंग कॉस्ट, अभी हम बोले मेरे को कैरी करने में जितना भी कॉस्ट आता है उसको हम लोग यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैरी करने में मेरा यहाँ 2%, 12%, 6%, टोटल कितना आया भैया? टोटल कितना आया? 20% आया ना, 20% आया ना। तो हम लोग निकालेंगे 20% ऑफ कितना? 20, ठीक है। तो 2 × 5000 × 16 डिवाइडेड बाई 4 कर लेना, यहाँ पे आंसर आएगा 200 यूनिट, 200 यूनिट, ठीक है, 200 यूनिट। अच्छा, ये तो हो गया, ये निकला EOQ, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे EOQ मेरा जब निकल गया, तो हम लोग अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको हम एडवांस लेवल पे जो है उसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्या है? ये क्वेश्चन था फाइंड EOQ। इसमें क्या था? क्वेश्चन है फाइंड EOQ, भैया EOQ तो निकाल दिए, 200 यूनिट होगा, है ना। फिर बोला है टोटल कॉस्ट कितना होगा? क्या है? टोटल कॉस्ट कितना होगा? मतलब हम लोग जब ऑर्डर करेंगे ना, पूरा साल में मेरा कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं, कितना पर मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल कितना चाहिए? 5000 चाहिए, 200 करके हम लोग मंगा रहे हैं, है ना। तो 25 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 25 टाइम्स हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया, ये तो इजी था। थोड़ा हार्ड वाला करवाइए, करते हैं हार्ड वाला भी। चलो, तुम लोग बोलेगा हम नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आता है, रॉ मटेरियल का परचेसिंग कॉस्ट आता है। क्या आता है भैया? रॉ मटेरियल का परचेसिंग कॉस्ट। तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट बोल सकते हैं उसको। हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट कितना है? 5000 यूनिट हम लोग मंगवाए हैं, और एक यूनिट का प्राइस कितना था? 20 रुपया। एक यूनिट का प्राइस कितना था? 20 रुपया। तो इस हिसाब से हम लोग 1 लाख का 1 लाख का माल मंगवा रहे हैं। कितना का माल मंगवाए हैं? 1 लाख का माल मंगवाए। कितना का? 1 लाख का। मतलब मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना है? 5000 × 20, मतलब जितना मेरा एनुअल कंजम्पशन है इंटू पर यूनिट रेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपया मेरा मटेरियल कॉस्ट आया, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट लाने के बाद हम लोग जानते थे EOQ में सबसे दोबारा 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, है ना। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है पर ऑर्डर कॉस्ट। तो पर ऑर्डर कॉस्ट हम लोग कितना बार ऑर्डर करेंगे भैया साल में? 25 बार। तो पर ऑर्डर मतलब 25 बार 16 रुपया करके, है ना। 25 बार 16 रुपया करके 400 रुपया आएगा। मतलब साल भर में मेरा ऑर्डर करने में सिर्फ 400 रुपया खर्चा हो रहा है,
ठीक है। 1 लाख का माल मंगवाने के 1 लाख का माल मंगवाने के लिए हमको 400 रुपया तो सिर्फ ऑर्डर के लिए खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट हम लोग यहाँ कितना निकालते हैं? 4 रुपया। कितना? 4 रुपया इनटू, या फिर अगर 4 समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, हम लोग जो किए थे, क्या किए थे? 20% ऑफ 20, है ना, इनटू एवरेज। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट हरदम एवरेज इन्वेंट्री का निकलता है। किसका? एवरेज इन्वेंट्री, जो मंगा रहे हैं हम लोग। मंगा कितना यूनिट रहते? 200 यूनिट, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 2। याद रखना, जितना भी हो कैरिंग कॉस्ट, जब भी हम लोग टोटल कॉस्ट में जब कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे होंगे ना, तो क्या करेंगे, मेरा जो क्वांटिटी हम लोग मंगवा रहे हैं, जो क्वांटिटी हर बार मंगवाएंगे उसका एवरेज कर देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे सीधा, ठीक है। तो यहां आएगा 400 रुपया, यहां भी आएगा 400 रुपया, ठीक है। तो 1,08,000 रुपया मेरा टोटल कॉस्ट आया। टोटल कॉस्ट 1,08,000 रुपया आया, ठीक है। टोटल कॉस्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखो। मटेरियल कॉस्ट, मेरा मटेरियल का कितना कॉस्ट हुआ? मेन मटेरियल आ रहा है ना मेरे पास, मटेरियल का कितना कॉस्ट हुआ? 5000 यूनिट था, 20 करके आया, 1,00,000 रुपया मेरा मटेरियल कॉस्ट हुआ। साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, हर ऑर्डर पे मेरा 16 रुपया का खर्चा हो रहा है, 25 बार ऑर्डर कर रहे हैं, 400 रुपया का खर्चा हुआ। अब कैरिंग कॉस्ट में 2-3 चीज होता है, ध्यान से देखना। पहला तो कैरिंग कॉस्ट जो है हम लोग उसमें निकाल रहे थे कि भैया 20% ऑफ 20 वो कर दिए, इनटू जो एवरेज जो हम लोग मंगा रहे हैं ना हर बार, उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। उसको जब निकाल देंगे तो 400 यूनिट होगा, टोटल करके 1,08,000 मेरा टोटल कॉस्ट ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इतना समझने के बाद अब समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है, ये तो ठीक था, टोटल कॉस्ट निकाल दिया, अगर बोल रहा है कि भैया ये जो 15-20 रुपया का प्राइस है ना, जो 20 रुपया का प्राइस है उसको अगर 12 रुपया 80 पैसा गलती से लिख दे, मतलब जो 20 रुपया का कॉस्ट था वो अगर 12 रुपया 80 पैसा पे आ जाए तो फिर क्या चेंजेस होगा, वो हम लोग से पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर 12 रुपया 80 पैसा होता है, क्या होगा? 12 रुपया 80 पैसा, तो ध्यान से समझना, मेरा यहाँ कैरिंग कॉस्ट में दिया हुआ था, है ना। तो कैरिंग कॉस्ट में अगर दिया होता तो मेरा ईओक्यू चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे ईओक्यू एट 12 रुपीज 80 पैसा। अच्छा, समझना ध्यान से बाबू, यहां समझ में नहीं आएगा अगर तो दोबारा देखना। EOQ एट 12 रुपीज 80 पैसा, क्या हो रहा है? क्वेश्चन बोल रहा था, हम लोग पहले देखे कि भैया एक सम्स दिया हुआ था, एनुअल डिमांड दिया हुआ था, रुपया दिया हुआ था, सिंपल सब कुछ दिया हुआ था, हम लोग सिंपल EOQ निकाल दिए, ये तक तो ठीक था। फिर आप बोले टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट किए, कैरिंग कॉस्ट किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट किए, यहां तक भी सही था। आगे क्या बोल रहे समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ समझो, हम लोगों को बोला, गलती से क्या किया, गलती से ये जो 20 रुपया का कॉस्ट था ना, ये 20 रुपया का कॉस्ट है, इसको 12 रुपया 80 पैसा पे लेके आ गया। क्या किया? 12 रुपया 80 पैसा पे लेके आ गया। या फिर ऐसे सोचो, ये जो 20 रुपया का सामान था ना, वो 12 रुपया 80 पैसा पे हम लोगों को सामान मिल रहा है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा EOQ चेंज हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा ना। कैरिंग कॉस्ट हम लोगों का पर यूनिट कॉस्ट पे निकलता है, पर यूनिट कॉस्ट पे निकलता है जितना परसेंटेज हम लोग का कैरिंग कॉस्ट होता है। तो इससे क्या होगा? EOQ चेंज हो जाएगा। EOQ पहले चेंज करेंगे, तो EOQ कैसे निकालेंगे? 2AO/C, ठीक है। 2A तो 5000 ही था, ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी भी 16 रुपया ही है, C चेंज हो जाएगा 20% ऑफ 12 रुपया 80 पैसा, है ना, 12 रुपया 80 पैसा। ये हो गया अगर 12 रुपया 80 पैसा करके मंगाएंगे तो, ठीक है। 12 रुपया 80 पैसा करके मांगेंगे तो फिर क्या होगा? इसका सेम करेंगे। अब देखना, इसको मल्टीप्लाई करना, 2 × 5000 × 16, 12 रुपया 80 पैसा का 22.56 आएगा। इसको कर लेना, 250 यूनिट्स आएगा। क्या आएगा? 250 यूनिट्स,
ठीक है, मतलब 250 यूनिट हर बार हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकल जाएगा भैया, नंबर ऑफ ऑर्डर एनओ, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकलेगा 5000 डिवाइड बाय 250, 20 टाइम्स आएगा। मैंने 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा इस बार मेरे को, कितना बार 20 बार, 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे। मतलब इसका आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं कितना होगा, टोटल कॉस्ट। देखो सबके पीछे ना अपॉर्चुनिटी होता है। अगर ये सम्स तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ना, अब ध्यान से समझो। अगर हम लोग दो सम्स बना लिए, पहला तो 20 रुपया वाला बना लिए, अब फिर 12 रुपया 80 पैसा वाला बना लिए। सिंपल, पहले 20 रुपया का था, वो बोला गलती से 12 रुपया कर देता हूँ, 12 रुपया बना देंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। टोटल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट सेम नहीं होगा, इस बार अलग होगा। 5000 इंटू पहले क्या किए थे 20 से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार 12 रुपया 80 पैसा से करेंगे, है ना। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले 25 बार ऑर्डर कर रहे थे, इस बार 20 बार ऑर्डर किए हैं, तो 20 इंटू पैसा तो सेम है 16 रुपया, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी, फिर क्या है कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट इस बार अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा भैया, 20% ऑफ 20 था, इसमें 20% ऑफ 12.80 लेंगे, इंटू अब ध्यान से समझना, यहाँ 200/2 किए थे। क्यों, क्योंकि एक बार में हम लोग 200 यूनिट मंगा रहे थे, इस बार एक बार में 250 यूनिट मंगा रहे थे, इस बार 250/2 कर देंगे, ठीक है। इस बार 250/2 कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में कर रहे हैं ना तुम लोग, इसका आएगा 64,000। अच्छा तुम लोगों को दिख नहीं रहा है ना, रुक जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो ना, इसको हम लोग यहाँ करते हैं 64,000, इसको आएगा 320 रुपया, और इसका आएगा 320, इसका भी आएगा 320 रुपया, तो इधर का आएगा 64,640 रुपया, 64,640 रुपया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा। अच्छा अब बोलोगे भैया तब तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो सेम आ रहा है, इसका भी 400 है, इसका 300। भैया ये कोइंसिडेंस है, क्या कोइंसिडेंस, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार सेम आएगा, हर बार सेम आएगा ये जरूरी नहीं है, अलग अलग आएगा, अलग अलग ही आएगा। यहाँ तुमको मिल जा रहा है, ये तुम्हारा किस्मत है, लेकिन ये अलग अलग ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आया, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, फिर से हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों का एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ था 5000 यूनिट, है ना, एनुअल कंजम्पशन था, एनुअल डिमांड था। एनुअल डिमांड के साथ हम लोगों को बोला था कि भैया 20 रुपया करके उसका पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा 16 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट था, 16 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट था, साथ में बोला था फिर टोटल 2% 16% टोटल करके 20% मेरा कैरिंग कॉस्ट था, ठीक है। उसके बाद बोला कि भैया ईओक्यू निकाले थे हम लोग, ईओक्यू मेरा 200 ईओक्यू निकला था। उसमें फिर हम लोग क्या किए थे, हमको बोला टोटल कॉस्ट निकालो, तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाले। फिर बोला उससे हो गया गलती, बेवकूफ था वो, उस गलती कर दिया। क्या गलती किया, 12 रुपये 80 पैसा पे वो बना दिया सम्स। तो हम लोग भी भैया 12 रुपये 80 पैसा पे सेम, फिर से 20 के जगह 12 रुपये 80 बैठा के सेम सम्स कर दिए। अब देखें कि ये डिफरेंस आ रहा है, 40,000 का करीब का घपला करके भाग गया, बताओ, ठीक है। तो ये 40,000 का घपला हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अच्छा हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, आगे भी सम्स हम तुम लोगों को PDF भेज देंगे, और अगला दिन या फिर इसके बाद ही ये वीडियो के 1 या 2 दिन बाद ही हम इस चैप्टर का और 1-2 सम्स के साथ और एक वीडियो लेके आएंगे, जो कि इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। ये जैसा सम्स किए थे इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, जो एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछेगा, ऐसा नहीं है नहीं पूछेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस करेंगे, जो एग्जाम में जो सवाल पूछेगा ना वो हम लोगों के लिए ईजी हो जाए। हम लोग अगर यहाँ पे ज्यादा मेहनत करेंगे ना, तो एग्जाम में हम लोगों को कम मेहनत करना होगा, कम खोजना होगा, कम आंसर के लिए तड़पना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हार्ड वाला सम्स लाएंगे। उससे पहले सम्स लाने से पहले हम तुम लोगों को PDF भेज देंगे। PDF को तुम लोग करना नहीं होगा, तो 1-2 सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर तुम लोगों को वो आंसर तुम लोग कर पाएगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो पक्का सब्सक्राइब करके जाना, ऐसा मजेदार वीडियो आते रहेगा, ठीक है। थैंक यू।